राकेश जी, नाटो और रूस में खिलाफत क्यों है? देखिए, नाटो का सवाल जो है उसका अगर हम इतिहास देखें तो उसका गठन ही सोवियत संघ के खिलाफ हुआ, जिसका प्रतिनिधित्व आज रूस ही करता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें ये साबित हुआ कि अमेरिका या पश्चिम के देश जितने शक्तिशाली हैं उतना शक्तिशाली 1917 में क्रांति के बाद से 20 साल में जो अलग रह रहा था रूस, वो भी बन चुका है, क्योंकि जर्मनी को हराने में रूस की बड़ी भूमिका सामने आई और कम्युनिज्म भी लगातार फैलता जा रहा था, रूस के बाद चीन, वियतनाम तक। तो जो ट्रूमैन थे उन्होंने एक विचार प्रस्तुत करा दुनिया में, अपने पूंजीवादी समाज में, कि हमें साम्यवाद के प्रचार प्रसार को हर हालत में रोकना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को आपस में संधि करनी चाहिए। तो उनके विचारों को क्रियान्वित करते हुए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बना, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हो गया नाटो। तो नाटो का सैन्य गठबंधन था जो 4 अप्रैल 1949 को बना और उसका उद्देश्य क्या था कि सोवियत संघ का जो पश्चिम में विस्तार हो रहा है उसको रोकना और अगर कभी इसके लिए युद्ध की भी आवश्यकता पड़े तो सबको मिलजुल के तैयार है। ये था नाटो का उद्देश्य, उसी उद्देश्य पे वो काम कर रहा है। अब हुआ क्या, जब नाटो ने इस तरह का संगठन बना लिया 1949 में, तो सोवियत संघ ने भी आवश्यकता महसूस करी कि जो देश उसके साथ हैं उनसे मिलके वो भी अपना इस तरह का संगठन बना ले। तो एक वारसा पैक्ट हुआ, वारसा में मीटिंग हुई 1955 में। तो 14 मई 1955 को सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के कई देशों ने मिलकर एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन स्थापित किया, जिसका काम था कि नाटो के मुकाबले पे आपस में मिलजुल के रहना। तो नाटो पैक्ट और वारसा पैक्ट, ये दोनों पैक्ट चल पड़े और लंबे समय तक एक दूसरे को संतुलित करने की कोशिश करते रहे। या समझे, कोल्ड वार में वार नहीं होने दिया इनकी ताकतों ने और कोल्ड वार के रूप में चलता रहा, जिसका लेकिन परिणाम निकला 1990-91 के करीब, जब सोवियत संघ समाप्त हो गया। 90-91 से पहले ही हम देखते हैं कि वारसा संधि के जो देश थे, यानी जैसे पूर्वी जर्मनी था, तो सितंबर 1990 में हम देखते हैं कि पूर्वी जर्मनी के अंदर भी आंदोलन उठा और बर्लिन की दीवार तोड़ दी, यानी पूर्व व पश्चिम की जर्मनी एक हो गए। जब ये एक हो गए तो ये वारसा पैक्ट से हट गए। इसी तरह से पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बहुत से देशों में जो रूस के साथ थे, सोवियत संघ के साथ थे, उनमें ये आंदोलन चले और लास्ट में आके सोवियत संघ ने भी अपने आप को 15 गणराज्यों में विभाजित कर लिया। तो वारसा पैक्ट तो अपने आप समाप्त हो गया, लेकिन नाटो पैक्ट को समाप्त नहीं कर रहा। नाटो जो है उसके बाद भी चलता रहा और इन्होंने ये माना कि हम जो है इसमें और देशों को भी शामिल करके अपने यूरोपियन कंट्रीज का मजबूत संगठन इसे सैन्य बनाए रखेंगे। तो अब क्या हुआ, जो देश सोवियत संघ से जुड़े हुए थे वो भी अलग होना शुरू हुए, तो उनमें भी कई देश जो है वो शामिल हो गए नाटो के अंदर। जैसे सबसे पहले कोल्ड वार की समाप्ति के बाद यूनान, टर्की, पश्चिमी जर्मनी और स्पेन, ये सदस्य बन गए नाटो के। तो नाटो की संख्या बढ़ गई। 1999 में मिसौरी सम्मेलन में पोलैंड, हंगरी और चेक गणराज्य के जो देश थे वो भी इसमें शामिल हो गए और इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ गई। तो नाटो के 30 राज्य जो हैं, 30 देश मिलके नाटो के एक सैन्य गठबंधन में बने हुए हैं और जिसका काम आज भी सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद अमेरिका और इन पश्चिमी देशों के मुकाबले पे दुनिया की किसी ताकत को, सैन्य ताकत को विकसित ना होने देना बना हुआ है। और इसीलिए घटनाएं तेजी से घटित हुई कि जब पश्चिम एशिया में मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अमेरिका
लगातार आंदोलन करा के लीबिया जैसे देशों को उसने उखाड़ दिया, गद्दाफी का शासन खत्म हो गया, कई देशों में क्रांतियां होने लगी। तो उन सब से जो माहौल बनना था पश्चिम समर्थक, उस माहौल में जब बात सीरिया तक पहुंची तो सोवियत संघ सीरिया की मदद को उतर गया, और सीरिया की मदद में सोवियत संघ उतरने के बाद धीरे धीरे सारे इन कंट्रीज के अंदर ये साबित हो गया कि अमेरिका को रोकने वाली शक्ति रूस है, और रूस अमेरिका को रोकने वाली शक्ति है। ये जब सामने आ गया और इधर चीन का भी विकास शुरू हो गया, तो नाटो गठबंधन और तेजी से अपने आप को संगठित करके बना हुआ है। इसलिए आज भी जो सवाल है वो रूस के ताकतवर बनने से रूस की शक्ति को रोकने का सवाल, नाटो की इज्जत का सवाल बना हुआ है। अब पोलैंड का मसला इस बात से जुड़ जाता है कि पश्चिम के देशों ने अपने प्रभाव से, अपनी कूटनीति के तहत नाटो के अंदर शामिल करने का प्रयास किया यूक्रेन, और अगर यूक्रेन नाटो के अंदर शामिल होता है तो रूस के बहुत पास तक नाटो की मिसाइलें तैनात हो जाएंगी। तो रूस का ये डर उसे नाटो में शामिल होने से रोकता रहा। 2004 में पोलैंड के अंदर भी ऑरेंज रिवॉल्यूशन के नाम से ये आवाज उठी कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो, और हम तो पश्चिम के लोग हैं। तो देखिए, यूक्रेन के लोग जो हैं वो अधिकांशतः, उसका बड़ा हिस्सा सोवियत संघ के साथ जुड़ा रहा। उन्होंने उसे यूक्रेन को एक राष्ट्र का दर्जा दिया, और पूर्वी स्लाव लोग हैं जो ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हुए हैं, लेकिन यूक्रेन का एक भाग पोलैंड के साथ जुड़ा रहा, और उन लोगों ने कैथोलिक चर्च अपना लिया। तो जिन लोगों ने कैथोलिक चर्च अपना लिया उनकी यूनिटी बाकी देशों के साथ ज़्यादा है, और वो नाटो में शामिल हो जाना चाहते हैं। लेकिन ऑर्थोडॉक्स चर्च से जुड़े हुए लोग रूस के साथ शामिल हो रहना चाहते हैं। इसीलिए एक प्रमुख सवाल के रूप में ये बात आ गया कि ये पोलैंड नाटो में अगर शामिल होता है तो रूस के लिए संकट है, जिसे रोकने के लिए आजकल पोलैंड में जो वार चल रहा है, अगर हम उस पर गौर करें आज कई दिन गुजरने के बाद, तो वार का महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि नाटो को सीमित रखना और दुनिया को बताना कि नाटो के मुकाबले पे रूस भी एक शक्तिशाली देश है, ये लोगों के दिमाग में साबित हो जाए। तो ये मसला नाटो और रूस के बीच में फंसा हुआ है, और ये इस युद्ध के परिणाम के बाद कम से कम दुनिया को ये मालूम पड़ जाएगा कि अब भले ही वार्सा पैक्ट ना हो, लेकिन नाटो के पश्चिमी देशों के मुकाबले में रूस एक शक्तिशाली ताकत है जो इसमें बैलेंस कर सकता है। और देखिए, छोटे मोटे राष्ट्रों की मुक्ति इसी बात में होती है कि एक ही शक्ति के अंतर्गत ना हो, वो कई शक्तियां अगर दुनिया में होती हैं तो छोटे मोटे राज्यों को विकास का मौका मिल जाता है, उन्हें भी उचित सम्मान मिल जाता है। तो इसलिए दुनिया जिस मोड़ पे खड़ी है उसमें या तो ये सब सैन्य गठबंधन खत्म होने चाहिए या इनमें एक संतुलन रहना चाहिए, ऐसा सोचा जा सकता है।